And welcome back. We are going to start with the questionnaire sessions today. Before we start with today's questionnaire session, let's revise what we have seen the last question in the last questionnaire session. That was from cost of capital, if you remember. याद है क्या? यही है वो स्क्रीन पर दिखने वाला क्वेश्चन जो शायद आपको नींद भी नहीं आई होगी, जिसकी वजह से शायद जब तक आप इसे अच्छे से नहीं पढ़ लेते हो, खुद के सेटिस्फैक्शन जितना नहीं पढ़ लेते हो, ऑब्वियसली बेचैनी होनी भी चाहिए. So guys, 13th question, determine the cost of capital of this company, book value, market value, both are given to you. यहां पर हमने देखा था लास्ट टाइम कि KR KE दोनों सेम नहीं है, तो जब आप मार्केट वैल्यू मेथड सॉल्व करोगे तो इन 2 करोड़ की वैल्यू को आप इस रेशियो में डिवाइड करोगे. 1:5 का रेशियो के नहीं, 1:4, 1:4 का रेशियो है. क्या ऐसी लो 2 करोड़ को डिवाइडेड बाय 1:4 में करो, मतलब 4/5 and 1/5. करेक्ट. तो रिटेन अर्निंग में आएगा 40 lakhs एंड इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा 1 crore and 60 lakhs जब आप मार्केट वैल्यू मेथड सॉल्व करोगे तब. ओके. फिर इसके बाद में इक्विटी शेयर्स के केस में देखो यहां पर क्या दिया था. 130 रुपीज का शेयर है, इश्यू कितने में हो रहा है? 125 में हो रहा है, मगर फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? 5 रुपीज. तो जब आप फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी मतलब KE निकालोगे तब आप 125 माइनस 5 करके डिनोमिनेटर में P0 लोगे. क्लियर. बट जब आप रिटेन अर्निंग सॉल्व करोगे तब आपको 130 ही लेना है. अच्छा, ये कोई पहली बार कर रहे क्या हम लोग? ऐसा फर्स्ट टाइम कर रहे क्या हम लोग? नहीं. मैं आपको दिखा देता हूं, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था. Wait, I'll show you. You will understand that same thing 2 different places ICI solve in different ways. ये देखो, ये था वो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने सॉल्व किया था. इसका प्राइस कितना है? करंट प्राइस 200. करेक्ट. तो KR के वक्त कितना लिया इन्होंने? 200 लिया. ठीक है. अभी कितने में इश्यू होने वाला है? उसका इश्यू प्राइस रुपीज 190 दिख रहा है. दिख रहा है क्या? 190 रुपीज. यस, ये 190 पर शेयर. फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? 5. तो फ्रेश इश्यू के वक्त इन्होंने क्या किया? 190 माइनस 5 किया, 185 लिया. देख लो लिया कि नहीं, बराबर आपके सामने है. बराबर है क्या? बट फिर नीचे वाले केस में ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? फिर तो कोई बात नहीं, अपन ने कर दिया. ओके. अपन ने उसको किस पे लिया है? ये देखो 125 माइनस 5, ये तो ठीक है, बट यहां पर 130 लेना चाहिए था. उन्होंने कितना लिया? 125 लिया था. मैंने चेंज कर दिया उस आंसर को. ओके. तो 130 के हिसाब से ये आंसर आना चाहिए. अपन ने यही आंसर से फाइनल आंसर निकाला है. यहां तक कोई डाउट? ओके. ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 years डिविडेंड स्टेडीली कहां से कहां गया? 10.5 से 14.19 तक गया. तो कैन आई कॉल 14.19 एज फ्यूचर वैल्यू, 10.60 एज प्रेजेंट वैल्यू, and use the formula of future value is equal to present value into 1 plus r raised to n. क्यों सर? क्योंकि स्टेडीली उधर तक गया, मतलब हर साल सेम रेट से बड़ा 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 और उधर तक पहुंचा. तो फिर वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा 14.19 इज इक्वल टू 1 plus 10.60 into 1 plus r raised to yes 5 years. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आएगी आपकी R की वैल्यू 6% आती है. ठीक है. तो इसलिए इन्होंने ग्रोथ रेट कितना लिया? 6%. ठीक है. यहां तक कोई प्रॉब्लम है? KR KE ग्रोथ रेट, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, नो प्रॉब्लम. प्रेफरेंस शेयर्स वुड रियलाइज रुपीज 105, मतलब नेट प्रोसीड्स आर 105. प्रेफरेंस शेयर्स के केस में बुक उसका जो आपका वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो 100 रुपीज है और प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जो है वो 15% है, मतलब 15 रुपीज है. ओके. नंबर ऑफ ईयर्स दिए क्या प्रेफरेंस शेयर्स के लिए? नहीं. तो आपका फॉर्मूला क्या रहना चाहिए? 15/105 इंटू 100. कितना आता है वो? 14.29. ये देखो 14.29 आया. ग्रेट. अब नेक्स्ट इज डिवेंचर्स. डिवेंचर्स कंपनी प्रपोजेस, क्या बोल रही है लोग?
डिवेंचर्स के केस में कंपनी प्रपोजेस टू इश्यू 11 years डिवेंचर्स, मतलब ये बन गया रेडीमेबल। 15% डिवेंचर्स मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 15%, तो 15 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। दैट वुड यील्ड, बट द यील्ड ऑन सिमिलर डिवेंचर कितने हैं? 16%, मतलब अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर 16% है। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? 2%। मगर इसको इशू प्राइस कितना रखने का, उसके लिए क्या करना चाहिए? अपन ने A/R का फॉर्मूला यूज करके उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहिए, उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट लेस करना चाहिए। तो अपन क्या कर रहे हैं यहां पर? एवरीवन विल पे अटेंशन। आई डोंट नो हाउ मच शुड बी द इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर, सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, I am first calculating the issue price. What I am doing? First calculating the issue price. So guys, present value is equal to A/R. Present value is nothing but net proceeds, अभी का value is equal to हर साल का interest is annuity. 15 rupees is your interest, हर साल का interest is annuity. एंड सिमिलर डिवेंचर पर 16% मिलता है, इज योर आर। सो दैट विल गिव यू योर प्रेजेंट वैल्यू विच कम्स टू रुपीज 93.75। अब 93.75 इसको नेट प्रोसीड नहीं बुलाऊंगा मैं, प्रेजेंट वैल्यू बुलाऊंगा। देयरफॉर नेट प्रोसीड इज इक्वल टू आज के वैल्यू में से फ्लोटेशन कॉस्ट लेस हो जाएगा। आज का वैल्यू कितना है? 93.75 माइनस 2%। 2% ऑफ 100, 2% ऑफ 100 इज 2 रुपीज, तो ये बन जाएगा 91.75 का नेट प्रोसीड्स। आर यू गेटिंग? इस तरीके से अपन ने नेट प्रोसीड्स निकाला। फिर रेडीमेबल कैटेगरी का फॉर्मूला यूज किया, उसमें I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP अपॉन N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP अपॉन 2, इससे आंसर निकाला। तो आप चेकआउट कर सकते हो आंसर। कॉस्ट ऑफ डेट ये देखो 91.75, 100 रुपीज रिडम्पशन वैल्यू, नंबर ऑफ इयर्स आर 5 years 11 years, एंड 15 इंटू 1 माइनस 0.35 इज I इंटू 1 माइनस टी, एंड ये एवरेज। करेक्ट? तो आपका फाइनल आंसर 10.95 आता है, 10.95 आता है। करेक्ट? 10.95% इज योर फाइनल आंसर। अब क्या करेंगे आप लोग? बस ये फाइनल आंसर सब कुछ रेडी है, इंडिविजुअल कॉस्ट सब जगह रेडी किया अपन ने पहले। ये इंडिविजुअल कॉस्ट एक बार देख लो, फिर बुक वैल्यूज तो क्वेश्चन में दी थी, तो बुक वैल्यूज के हिसाब से अपन ने क्या किया? बुक वैल्यू इंटू प्रोपोर्शन करके आपका आंसर निकाला। बुक वैल्यू इन्होंने प्रोपोर्शन ही निकाला, अपन लोग क्या करेंगे? बुक वैल्यू के सामने प्रोपोर्शन लिखेंगे। तो अपना फॉर्मेट सॉल्विंग का वही रहेगा जो अपन हर क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। क्या रहेगा? सोर्स ऑफ फाइनेंस, बुक वैल्यू, प्रपोर्शन, इंडिविजुअल कॉस्ट, प्रोडक्ट। जैसे ये फॉर्मेट बनाया वैसे ही सेम फॉर्मेट मार्केट वैल्यू के लिए बनाएंगे। अब जब बुक वैल्यू ही लेना है तो जो क्वेश्चन में दिया है वो लेना है, उसका प्रपोर्शन निकालना आपको आता है। बुक वैल्यू का टोटल लो, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100 करो, प्रोपोर्शन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो वो तरीके से आएगा। अब मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू 2 करोड़ का आपने बोला, वही आंसर है। देखो यहां पर 160 और 40, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स। फिर प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू 33.75 कैसे आया? प्रेफरेंस शेयर के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 33,75,000 मार्केट वैल्यू डायरेक्टली दिया था, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली यही कॉपी करना है। ओके? डिवेंचर के केस में डायरेक्टली 10,40,000 है, इसका मतलब 10.4 लेना है। करेक्ट? देखो देखो सब कुछ क्लियर है अभी? आप कोई डाउट? कंफर्ट लेवल है अभी? इन्होंने क्या किया मत देखो रे, ये लोग क्या करते मन में क्या? अब इन्होंने इस प्रॉब्लम में क्या किया? प्रपोर्शन नहीं निकाला, डायरेक्टली अमाउंट इनटू इंडिविजुअल कॉस्ट। फिर जो आया वो टोटल ऑफ प्रोडक्ट, और टोटल ऑफ अमाउंट कितना है? 195। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 33.8558 है। कैलसी लो सब लोग।
33.588 डिवाइडेड बाय 195 करो, इंटू 100 करो, आपका आंसर आ जाता है। मगर वो एक स्टेप बढ़ गया ना, फिर उससे अच्छा प्रोपोर्शन निकालते, डायरेक्टली प्रोपोर्शन इंटू इंडिविजुअल कॉस्ट करते तो यही आंसर आता। दूसरी जगह इन्होंने यही किया, अमाउंट इंटू इंडिविजुअल कॉस्ट करने से ये आता है 42.575, इसको डिवाइडेड बाय 244.15 इंटू 100। देखो, इज दैट वेरी क्लियर टू यू? एनी डाउट? कोई शक? दिव्या, क्या हुआ? बड़ी गहराई सोच में से सोच रहे हो क्वेश्चन के बारे में, नहीं ना? चलिए, बढ़िया है। यहां पर हम एंड करते हैं, इसको क्लोज करूं क्या फाइनली? लेट्स मूव टू रेशियो एनालिसिस। हमने स्टार्ट भी नहीं किया था ना इसको? नहीं। चल, बढ़िया। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं। ओके, ऑल ऑफ यू, मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करने में। In the meeting held at Salon towards the end of the year 2019, the directors of HPCL have been taken a decision to diversify. At present, HPCL sells all finished goods from its own warehouse. The company issues debentures on 1/1/2020, मतलब immediately fresh year में। okay? इनका फाइनेंशियल ईयर, इनका कैलेंडर ईयर ही है। ओके, सो 1/1/2020 में इन्होंने डिबेंचर इशू किए एंड परचेज्ड फिक्स्ड एसेट्स ऑन द सेम डे। ओके, दे आर सेइंग द परचेज प्राइस हैज रिमेन्ड स्टेबल ड्यूरिंग द कंसर्न पीरियड, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। तो ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट दे रखा है, जिसमें आपके पास सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किया, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन सब लेस किया, तो नेट प्रॉफिट नॉर्मल है, दोनों साल का दिया है। जहां पे इनर कॉलम है वहां आउटर कॉलम में टोटल लिया है, नथिंग टू वरी, कुछ अलग नहीं है। बैलेंस शीट दे रखा है बिल्कुल सेम तरीके से, इनर कॉलम आउटर कॉलम, और आपके करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज सब कुछ रेडी है, टोटल एसेट्स वगैरह, और शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड डिबेंचर्स सब कुछ रेडी है। आप देख सकते हो लास्ट ईयर तक डिबेंचर्स नहीं थे, इस बार डिबेंचर है। तो ये डिबेंचर इस साल के स्टार्टिंग में इशू किए थे। ओके, you are required to calculate from the following ratios for the year 2019 and 2020। तो दोनों साल का रेशियो पूछा है कि एक साल का पूछा है? दोनों सालों का पूछा है। ओके, दोनों सालों का रेशियोस पूछा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ रेशियो एंड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। कैन वी ट्राई? मुझे बताओ जीपी रेशियो का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट अपॉन नेटवर्थ इंटू 100, या इंटू 100 नहीं किया तो भी चलेगा, एक ही बात है, कोई बात फर्क नहीं करेगा उससे। रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, 3 लाख एंड 10,000 का एग्जांपल याद रखने का, 3 लाख एंड 10,000 का एग्जांपल याद करो। तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल 3 लाख था एंड 10,000 एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे था। तो फॉर्मूला क्या बना? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे। याद आया क्या कुछ? दैट विल गिव यू collection period. Ratios relating to capital employed should be based on capital at the end of the year. Okay, give the reasons for the changes in the ratios for 2 years. Assume opening stock as 40,000 for 2019, क्योंकि 2019 दिया है, 19 का स्टार्टिंग का ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओके, तो आपको एवरेज के लिए काम में आना चाहिए ना, उसके लिए वो दे रखा है। नथिंग, नो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट शायद मेरे ख्याल से आईसीआई मॉड्यूल में यहां पर एक मिस्टेक है, यहां पर उन्होंने 2020 दिया है गलती से। ओके, ओपनिंग स्टॉक कौन से ईयर का दिया है उन्होंने गलती से? 2020, बट वो 2020 नहीं है, वो 2019 है।
क्योंकि 2020 का ओपनिंग स्टॉक अपने को बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो तो 2019 का क्लोजिंग ही रहना चाहिए ना. ओके, ऑल ऑफ यू. यस, मैंने जैसे गेस किया बिल्कुल सही है. यहां पर 2020 दिया था गलती से. इग्नोर टैक्सेशन. ठीक है, कोई बात नहीं. तो दोस्तों यहां पर ना दोनों साल के रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे. फॉर्मेट विल बी पर्टिकुलर्स 2019 2020. पर्टिकुलर्स कॉलम में ये सब रेशियोज लिखोगे विथ फॉर्मुलेस, और राइट हैंड साइड में सीधा नंबर आंसर या डायरेक्ट आंसर भी लिखा तो भी चलेगा, बट बेटर रहेगा नंबर आंसर लिखो तो आपको भी ट्रैक रहता है चीजों का. ठीक है, तो मुझे बताओ आप नेट प्रॉफिट रेडी है क्या आपके पास? जीपी रेशियो रेडी है क्या? पहले वो बताओ. ये देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेडी है. सेल्स इन दोनों का टोटल रेडी है, 3 लाख एंड 3,74,000. करेक्ट है क्या? तो कोई भी एक रेशियो फटाफट निकालो. एक साल का पकड़ते हैं. बोलो 2019 का पकड़ना है अपने को. बोलो 2019 64 डिवाइडेड बाय 64 लाख डिवाइडेड बाय 64,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100 21.33% आया. आगे बढ़े. जीपी के बाद कौन सा रेशियो पूछा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए पूरे साल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेने पड़ेंगे अपने को. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा? ये सब नंबर्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं. कितना टोटल इनका? 49,000. 49,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100 कितना? ये देखो 16 पॉइंट आ रहा है आंसर. कोई मैजिक है? नहीं ना. देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अब थोड़ा दिमाग लगाओ. ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर आपको रेडीमेड दिया नहीं है, नेट प्रॉफिट दिया है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया नहीं है. आप क्या करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए? सेल्स रेडी है, ग्रॉस प्रॉफिट तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं. जीपी में से आप सिर्फ क्या करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको क्या करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी होता है. इन सभी एक्सपेंसेस को लेस कर दोगे क्या? नहीं. सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे? पक्का नहीं करेंगे? चलो एक काम करो, नेट प्रॉफिट को रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं. ऑल ऑफ यू, नेट प्रॉफिट कितना है? 15,000. अच्छा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप लेस कर एड बैक करने की बात कर रहे हो, क्यों? क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपके ऑपरेशन का खर्चा नहीं है? हाँ, तो क्या हुआ? सेलिंग मार्केटिंग की साइड जाने दो, मगर इज इट योर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन? ऑपरेशन मतलब क्या बेटा? डे टू डे एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी के लिए लगने वाला खर्चा. इसमें कौन से खर्चे नहीं आते मैं पहले वो समझा देता हूं आपको. इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, ऐसे आइटम्स नहीं आते. बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स. तो मुझे बताइए 15,000 में आप एडबैक क्या करने वाले हो? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं एडबैक करना पड़ेगा आपको. क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे पीएनएल डेबिट में आपको कहीं पर भी टैक्स दिख रहा है क्या? पीएनएल डेबिट में आपको इंटरेस्ट दिख रहा है क्या? तो कुछ भी एडबैक नहीं करना है. तो फिर आपका आंसर डायरेक्ट 15,000 पे डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100 हो जाएगा. कितना? ये देखो 5%. आगे बताओ मुझे. नेक्स्ट, कैपिटल टर्नओवर रेशियो. कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. सेल्स रेडी है? यस. कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकालो. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1 लाख तो कैपिटल है. डिवेंचर 0 है. डिवेंचर 0 है तो 1 लाख हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड. तो आंसर बोलो 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख. 3 टाइम्स. यस और नो? दिख रहा है क्या? 3 टाइम्स. मगर नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड में? पूरा आएगा ना? यस. कितना आएगा वो? 1,47,000 आएगा डिनोमिनेटर में. ये देखो 1,74,47 नहीं, टाइपिंग एरर है ये. 75 प्लस 42 प्लस 30 करो, 1,47,000 ही है. तो नीचे 1,47,000 ही आना चाहिए इधर. तो 1,47,000 के हिसाब से आपका आंसर. सेल्स कितना है उसका?
3,74,000 है ना सेल्स. लो कैलसी 3,74,000 डिवाइडेड बाय 1,47,000 कितना 2 पॉइंट दिख रहा है 2.54 करेक्ट. इसका मतलब ये बस टाइपोग्राफिकल एरर है. डोंट वरी, आपके नोट्स में नहीं आएगा ये, मैं सब करेक्शन करके ही नोट्स दूंगा आपको. यस, नेक्स्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसके बेसिस पर आएगा? किसके बेसिस पर आएगा? सीओजीएस के बेसिस पर आएगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेडी है क्या आपके पास? यस रेडी है. कहां रेडी है सर? ये क्या 236 रेडी है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक करना पड़ेगा. इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? स्टॉक 60,000. लास्ट ईयर का कितना है? इधर दिया है लास्ट लाइन में 40,000. 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 50,000. एवरेज स्टॉक 50,000 हो गया. तो सीओजीएस कितना है? 236 है. लो कैलसी 2,36,000 डिवाइडेड बाय 50,000 कितना आया? 4.72. हर चीज समझ रही है क्या? कोई ऐसा पार्ट है जो नहीं समझा? सब कुछ समझा है क्या? नेक्स्ट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बाद कौन सा रेशियो बोल रहे हैं लोग? नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ. कोई बड़ी बात नहीं है. नेट प्रॉफिट तो अपने पास रेडी है. कितना नेट प्रॉफिट है? 15,000. नेटवर्थ के लिए क्या क्या लेना है? इक्विटी प्लस रिजर्व्स, मतलब 1 लाख की लेना है नेटवर्थ के लिए. 15,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 विदाउट कैलसी 15%. दिख रहा है क्या आपको 15%? नेक्स्ट रेशियो क्या बोल रहे हो लोग? रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड निकालो. अभी एक काम करते, डिनोमिनेटर पहले रेडी कर देते. एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे. तो क्रेडिट सेल्स फॉर द होल ईयर रेडी है क्या? 2,70,000. बी केयरफुल. 2,70,000 डिवाइडेड बाय 365. जो भी आंसर है मेमोरी में डाल दो. ठीक है, डाल दिया. अब न्यूमरेटर में हम क्या लेते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल. अकाउंट रिसीवेबल में क्या क्या आएगा इधर? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल. डायरेक्ट अकाउंट रिसीवेबल दिया है शायद इन्होंने. कितना दिया है? 50,000. लो कैलसी 50,000 डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू 67.60 डेज. आ रहे हैं क्या आपके आंसर्स? ये मैंने नहीं, आपने निकाले. आंसर्स आ रहे हैं. सब कुछ समझा? तो इस तरीके से हमने क्या किया? फर्स्ट क्वेश्चन एज गुड एज सॉल्व कर लिया. बराबर है. बट ये क्वेश्चनर बुक जब आपको मिलेगी आपको क्या करना है? सॉल्व करना है. और सॉल्व करने के वक्त जहां जहां दिक्कत आएगी उसको LDR, स्टार मार्क, हैशटैग, दिल का शेप, जो पसंद है डालो, मगर एग्जाम के पहले देखो. ओके, जो पसंद है वो करो, मगर एग्जाम के पहले देखना बहुत जरूरी है. वो देखना पक्के से. गाइस यहां पर यश आंसर दे रहा है सब कुछ परफेक्टली एकदम. वेरी गुड यश, वंडरफुल. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. इसके अंदर इन्होंने एक और चीज बोली आपको, एनालिसिस बोली इन्होंने. एनालिसिस करने बोला इन्होंने. तो आपको क्या करना है? हर एक रेशियो के ऊपर कमेंटिंग करना है. जीपी रेशियो क्या हुआ है? कम हुआ है. इसका मतलब या तो सेलिंग प्राइस कम हुआ रहेगा या तो कॉस्ट बढ़ा रहेगा. डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ा रहेगा. ये आपके एनालिसिस में आ जाएगा. करेक्ट है कि नहीं? फिर उसके बाद में सीओजीएस रेशियो देखो एक बार. आपको सीओजीएस रेशियो भी निकाला था आपने शायद, नहीं क्या? नहीं, मैं जस्ट सोच रहा था जीपी का एनालिसिस और हो सकता है क्या. सीओजीएस रेशियो नहीं निकाला अपन ने. कोई बात नहीं. जीपी रेशियो कम हुआ है, 2 रीजन हो सकते हैं. या तो सेलिंग प्राइस कम हुआ है या तो कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ा है. ठीक है. फिर उसके बाद में आप क्या बोलोगे? नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ये क्या हुए? बढ़े या कम हुए? कम हुए. ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हुआ है. तो ध्यान से सुनो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो कम हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ? कि आपका डिक्लाइन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट है. डिक्लाइन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट है. बराबर है. तो इन सेल्स बढ़ रहे या कम हो रहे? बढ़ रहे. मगर उसके कंपैरिजन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम बढ़ रहे बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन.
ये एनालिसिस में आप बोल सकते हो कि रिजल्ट्स क्या है कि भाई सेल्स बढ़ा मगर उसके कंपैरिजन में प्रोपोर्शनेट इंक्रीज नहीं हुआ इधर, इसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो फेवरेबल आया। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो बढ़ा या कम हुआ, कम हो गया। इसका मतलब हम एफिशिएंटली कैपिटल यूज करके सेल्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सेल्स जनरेटिंग कैपेसिटी पहले 3 टाइम्स था, अभी 2.54 टाइम्स ही है। इसका मतलब हम सेल्स ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहे। ओके, फिर उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या हुआ, कम हुआ। गुड और बैड, बैड, बिकॉज वापस से स्टॉक भी हम यूज नहीं कर पा रहे फॉर जनरेटिंग सेल्स प्रॉपरली, बराबर है। तो स्टॉक का यूसेज भी एफिशिएंटली करना चाहिए अपन ने। नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा। जीपी रेशियो कम हुआ था, बावजूद इसके एनपी रेशियो बढ़ा है। इसका मतलब हम ऑपरेशंस में अच्छा खासा प्रॉफिट मैनेज कर पा रहे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कम होने की वजह से नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ा। तो इसका एनालिसिस में आप ऐसा बोलोगे भले ही जीपी रेशियो घटा बावजूद इसके एनपी रेशियो बढ़ा, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस हमारे हम कम कर पा रहे। करेक्ट। एंड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो हमारा क्या हो रहा है, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब हम लिबरल क्रेडिट दे रहे हैं, या फिर हम ऐसा हो रहा है क्रेडिट पीरियड बढ़ा नहीं रहे मगर डेटर हमको जल्दी पेमेंट नहीं दे पा रहे। कंट्रोल ओवर रिसीवेबल शायद हमारा छूट रहा होगा। तो कंपनी नीड टू बेटर मैनेज द रिसीवेबल्स नेक्स्ट टाइम। आ रही है बात समझ में, सब कुछ ग्रेट गाइस, एकदम सही तोड़। एनालिसिस भी ड्रॉ कर पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे आप, ठीक है। मेरे एनालिसिस जो मैं बुक में दूंगा वो अच्छे से पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, X Limited has a plan for next year. It is estimated that the company will employ a total of 8 lakh rupees, 50% of the assets being financed by borrowed capital at interest rate of 8% per year. तो 8 लाख का 50% कितना होता है, 4 lakhs। 4 lakhs कितने रेट से, 8% से। ओके, तो बचा हुआ ऑब्वियसली इक्विटी से रेज होगा। The direct cost of the year are estimated to be 4,80,000 and all other operating expenses are estimated to be 80,000. The goods will be sold to customer at 150% of direct cost. तो कैसी लो, ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट था ना 4,80,000, 4,80,000 का 150%, 720 क्या है मगर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, सीओजीएस नहीं है, सेल्स है। 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज सेल्स बोल रहे ना वो लोग। The goods will be sold to customer at 150% of direct cost. तो कितना, 7,20,000 का सेल्स आ गया। डायरेक्ट कॉस्ट पता है आपको कितना है, कितना, 4,80,000 लेस कर दो उसमें से 480, क्या आया ये, सेल्स में से अगर डायरेक्ट कॉस्ट लेस किया तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपके पास। करेक्ट है। और उसके बाद ये लोग आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए, कितना दिया है, 80,000 लेस कर दो 80,000, 1,60,000 इज योर ईबीआईटी। ईबीआईटी इसमें से इंटरेस्ट लेस करो। अभी इंटरेस्ट 4 लाख पर 8% है एज पर एज आई रिमेंबर। 4 लाख कहां से आया सर, 8 लाख का 50% डेट से, मतलब 4 लाख, 4 लाख पे 8% मतलब 32,000, वो भी लेस करो इसमें से, 1,28,000 ईबीटी आया है। ईबीटी करेक्ट, 50% टैक्स लेस कर दो, क्या आया, 64 क्या है, 80 दिख रहा है क्या, 64 सब कुछ सही है क्या। इन्होंने यहां पर ये नहीं निकाला ईबीआईटी, मगर अपन ने वो भी निकाला। ईबीआईटी काम में आएगा अपने यहाँ। ईबीआईटी कैसे काम में आएगा देखो, कैलकुलेट द प्रॉफिट मार्जिन बोल रहे हैं लोग। प्रॉफिट मार्जिन इज नथिंग बट जो भी फाइनल प्रॉफिट था आपका 64,000 डिवाइडेड बाय 7,20,000 इंटू 100, 8.89%। 8.89% विल बी योर नेट प्रॉफिट। ये देखो दिख रहा है। नेट प्रॉफिट के लिए दूसरा फॉर्मूला भी है, ईबीआईटी को इंटू 1 माइनस टैक्स करने का, वो भी एक फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट का। ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द अल्टरनेट फॉर्मूला, बट वो यूजफुल नहीं है, अपन यूज नहीं करते। एग्जाम में अल्टरनेट बोल के दिया जा सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अपन ने ईबीआईटी निकाला था, उसको इंटू 1 माइनस 0.5 करने का, जो भी आएगा डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 करने का। इंटरेस्ट का इंपैक्ट इसमें नहीं आएगा,
EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स इज आफ्टर टैक्स। आपको पता होगा शायद, अपन ने डिस्कस नहीं किया, मैं अभी कर रहा हूं फर्स्ट टाइम आपके साथ। ROC बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ये क्या हो गया? बिफोर टैक्स, करेक्ट। इसको ही अगर आफ्टर टैक्स करना रहेगा तो इसको ही अगर आफ्टर टैक्स करना रहेगा तो EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेम लॉजिक से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके लिए भी क्या करने का फिर? EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स। बट वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं है ज्यादा। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का इंपैक्ट नहीं आ रहा है। ओके उससे ऑब्वियसली आंसर अलग आएगा। तो ये देखिए, EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन सेल्स करने से आंसर 11.11 आता है। अपना आंसर कितना आया था? 8.9% आया था, करेक्ट। तो ये ज्यादा प्रेफरेबल आंसर है, 8.9। नेक्स्ट पार्ट, रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स के लिए क्या करेंगे अपन? बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स दोनों निकाल लो। एसेट्स रेडी है क्या अपने पास? यस, 8 लाख। डेट इक्विटी का टोटल एसेट्स है ना 8 लाख। एंड बिफोर टैक्स विल बी EBIT अपॉन 8 lakhs into 100. What is EBIT figure we calculated? You remember? नहीं याद है? लो कैलसी वापस निकालेंगे। सेल्स कितना था? 7,20,000 माइनस करो डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट कॉस्ट 4,80,000, 2,40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट माइनस 80,000 का ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 1,60,000। सो अब अपन क्या करेंगे? यहां का रिटर्न दो तरीके से निकलेगा। रिटर्न ऑन क्या निकाल रहे अपन? लॉजिक इज सेम, इसलिए मैं ये लिखा हुआ काम में ला रहा हूं। रिटर्न ऑन एसेट्स, एक बिफोर टैक्स एक आफ्टर टैक्स। EBIT अपॉन टोटल एसेट्स, बराबर कि नहीं? और यहां पर भी टोटल एसेट्स, करेक्ट है कि नहीं? तो ये आंसर 1,60,000 करेक्ट, डिवाइडेड बाय 8 lakhs into 100. Yes guys, this is 20%, but this is before tax. Now 1,60,000 into 1 minus 0.5 na upon 8 lakhs into 100. So it will be 10%. Correct guys? सबको समझ रहा है? चेक कर लेते हैं, इन्होंने भी वही किया रहेगा। Yes, 10%. इन्होंने क्या लिया? आफ्टर टैक्स। अपन ने बिफोर आफ्टर दोनों निकाला। ओके समझे? ऊपर तीसरा रेशो, एसेट्स टर्नओवर रेशो। एसेट्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। सेल्स कितने हैं? 7,20,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितने? 8 लाख। आंसर 0.9। ये देखो 0.9 दिखा। मिल रहे क्या आपके आंसर? इनके आंसर बराबर। लास्ट रेशियो, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मतलब क्या आता है इसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, करेक्ट। तो अब आपके पास 8 लाख में से 50% डेट था, तो 50% इक्विटी रहेगा ना, करेक्ट। पॉइंट नंबर 1 समझा। पॉइंट नंबर 2, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? NI अपॉन इक्विटी इंटू 100। अपन ने NI निकाला था ना, कितना निकाला था? 64,000। लो कैसे? 64,000 डिवाइडेड बाय 4 lakhs इंटू 100 कितना? ये देखो क्या दिख रहा है? इजी समझा? कोई अलग चीज थी क्या इसमें? सिर्फ आफ्टर टैक्स के वक्त ध्यान रखो, आफ्टर टैक्स निकालना है तो इंटू 1 माइनस टैक्स। यहां तक का पार्ट हम आज कंप्लीट करेंगे। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, अगले क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आपके होमवर्क है, कितने होमवर्क है आपके मेन सेशन के? 6 क्वेश्चन है। कर लोगे ना? विश्वास है खुद पर? यही काम करना है एग्जाम तक, बराबर। चलो गाइस, आई एम लिविंग यू 5 minutes अर्ली टुडे, ओके।
कोई बात नहीं, एंजॉय कर लो 5 मिनट्स अर्ली एंड डू योर होमवर्क्स प्रॉपरली. डू when you get the questionnaire book, maybe after a week's time you will get the questionnaire book, because तब तक अपना सब चैप्टर हो जाएगा, करेक्शंस वगैरह सब कुछ करके आपके हाथ में क्वेश्चनर बुक आ जाएगी. और जो लोग ऑनलाइन डाउनलोड या पेन ड्राइव फॉर्मेट में ये लेक्चर्स देख रहे हैं, आप तक तो पूरा सेट रेडी है एक साथ. तो क्वेश्चनर बुक मिलने के बाद खुद से सॉल्व जरूर करना. ये मेरे ओरली सॉल्व करने से आपका पूरा क्वेश्चनर बुक सॉल्व हो गया क्या? नहीं, आपको इसको लेकर बैठना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन विदाउट देखे आंसर सॉल्व करना होगा, फिर आंसर से मैच करना होगा. टेक केयर गाइज, स्टडी हार्ड, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. रिमेंबर दिस डेज विल नॉट बी बैक, एवरीथिंग कैन बी रिवर्स्ड. योर इंस्टाग्राम पोस्ट एंड एवरीथिंग कैन बी डन आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो. ओनली बी एक्टिव wherever required and least possible required. Okay, mainly focus on your studies. 1-2 महीने एग्जाम के पहले के कुछ टाइम सिर्फ एग्जाम पे ही फोकस किया जाता है. तो आपका एग्जाम अगर मई 22 है, सिर्फ उसी पर फोकस करो. दिसंबर है अभी का, उसी पर फोकस करो. नथिंग एल्स मैटर फॉर अस, नथिंग एल्स शुड बी योर प्रायोरिटी के सामने कुछ और चीज. बाकी सब चीजें प्रायोरिटी नंबर 2 होनी चाहिए क्या? स्टडी के बाद आई एम टेलिंग यू वो प्रायोरिटी की लिस्ट में भी नहीं आनी चाहिए. 2 तो दूर की बात है, आपकी बाकी सब चीजें प्रायोरिटी के लिस्ट में भी नहीं आनी चाहिए. प्रायोरिटी नंबर 1 एंड द ओनली 1 इज स्टडी. उस प्रायोरिटी की लिस्ट में सिर्फ स्टडी का नाम आना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ. सो अच्छे से, सोने में कोई कसर मत छोड़ना. 7 घंटे सो, 7.5 घंटे सो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बचा हुआ टाइम कितने अच्छे से यूज करते हो इज ए मेन इंपॉर्टेंट थिंग. सिर्फ 5 घंटे सो रहा हूं सर, 4.5 घंटे सो रहा हूं सर, फिर लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते ऐसे नींद आ रही है, इट्स ऑफ नो यूज. उससे अच्छा 6 घंटे सो भाई, 7 घंटे सो. अत्याचार मत कर खुद पे. मगर बचा हुआ टाइम लाइब्रेरी में फ्रेंड्स के साथ टाइम पास नहीं, बातें नहीं, ग्रुप डिस्कशंस नहीं करने का अपने को. इंडस्ट्री, स्टूडेंट्स के इंडस्ट्री से दूर रहो, और जितना आइसोलेटेड रहकर पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा. ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये डिस्कशंस अपन एग्जाम के बाद में भी कर सकते हैं, है ना? एक बार एग्जाम सही गई तो वो टीचर के बारे में लिख दो इंस्टाग्राम पे, उनको टैग कर देना. मगर अब भी स्टूडेंट्स के इंडस्ट्री में गुल मिल जाकर टीचर्स के बारे में डिस्कशंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है. कोई और चीज आपके लिए मैटर नहीं करती आपके एग्जाम को छोड़कर. सो स्टे फोकस्ड. ओके, स्टडी हार्ड. सी यू गाइस टुमारो विथ योर होमवर्क्स डन.